हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 5 से 9 अगस्त तक का था। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सैल्यूट हमारे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, जिन्होंने अटमोस्ट मैच्योरिटी दिखाते हुए अपनी एसआईपी को कंटिन्यूसली जारी रखा है इस अनिश्चितता के माहौल में भी। गत महीने के एसआईपी के फिगर्स जारी हुए हैं, जो कि इस बार रिकॉर्ड हाई पर 23,000 करोड़ के ऊपर आए हैं हर महीने। इसके पहले वाले महीने में कुछ 21,000 ऑड करोड़ थे, इस बार 23,000 ऑड करोड़ है। इसके साथ ही 35 से 40 करोड़ की लमसम इन्वेस्टमेंट भी आती है म्यूचुअल फंड्स के पास, जिसकी वजह से एफआईआई जितना माल बेचते हैं, हमारे रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उस सारे शेयर्स को लेने के लिए आतुर रहते हैं। हर महीने म्यूचुअल फंड्स के पास में करीब 60 से 65 हजार करोड़ का इंक्रीमेंटल कैश है। प्लस वो जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिन शेयरों में, उनके भी अपने जो उसका भी जो पैसा आता है वो एडिशनल कैश के तौर पर म्यूचुअल फंड्स के पास में रहता है। यहां पर कुछ लोगों का बोलना है, रूमर्स है कि कुछ एसआईपी जो बंद हो गई है उन्हें भी गिना जा रहा है। अगर हम उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी 50 से 55 हजार करोड़ का इंक्रीमेंटल कैश हमारे म्यूचुअल फंड्स के पास में हर महीने दर महीने आ रहा है। अभी जो जोरदार वॉलेटिलिटी चल रही है वो इस बात को दर्शा रही है कि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। तो अब अपने आगे जो जितने भी कंफ्यूजन है उनको एक एक करके लिस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कंफ्यूजन क्या है। सबसे पहला कंफ्यूजन है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेट कट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी उन्होंने बातें की है। सितंबर में पहला रेट कट आने की काफी बड़ी आशंका भी है। इसके पहले उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके 5.25% तक, 0 से 5.25% तक ले गए थे। अब वो फिर से अपनी इकोनॉमी में $500 बिलियन का इन्फ्यूजन करना जा रहे हैं, वहां पर एक बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम के तहत, जिसका मतलब है कि वो अपनी इकोनॉमी में $500 बिलियन का फिर से एक इन्फ्यूजन कर रहे हैं और लोगों के हाथ में इतना बड़ा पैसा आने से फिर से वहां पर इन्फ्लेशन जागृत होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच टेंशन काफी बढ़े हुए हैं और पूरा विश्व इसको लेके एकदम सहमा हुआ है। ईरान ने पहले भी धमकी दी थी कि वो अगर कोई भी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उसमें वो सबसे पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं, जिससे कि एक वर्ल्ड ट्रेड पर काफी बड़ा असर हो सकता है। आपको यहां पर बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहां से रोज पास होता है, और अगर इसको बंद किया जाता है तो इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड के पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी शिप्स वहां से वो शॉर्टकट से जाते थे उन्हें लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके उत्पाद की कीमत काफी बढ़ जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड पर असर होने से सीधा सीधा इंपैक्ट वर्ल्ड के शेयर बाजारों पे भी पड़ेगा। यहां पर रशिया ने भी ईरान को सपोर्ट करने की बात कही है, वहीं इजराइल को अमेरिका ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो रशिया और अमेरिका आमने सामने है, तो इतनी बड़ी वर्ल्ड की दो बड़ी ताकतें आमने सामने होने से डर का माहौल काफी है, लोग काफी भयभीत हैं। इसके बाद जापान ने भी अपने यहां पर इंटरेस्ट रेट्स 2 बार बढ़ा दिए हैं, तो अब तीसरी बार बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि जब तक अनिश्चितता का माहौल है तब तक वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें बढ़ाना तो है। तीसरा इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो एक तरफ देखा जाए तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ जापान अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही वर्ल्ड की दिग्गज इकोनॉमीज है, तो इसी वजह से
इन सब इवेंट्स पर एक सटीक आकलन करना सभी के लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ये कंफ्यूजन का माहौल काफी बढ़ गया है इस हफ्ते में। हमारे मार्केट्स में भी आरबीआई की पॉलिसी आई इस हफ्ते में, जो कि एक नॉन इवेंट की तरह ही थी। इसमें कोई भी रेट चेंज नहीं किया गया है, लेकिन यहां बता दें कि आरबीआई और सेबी हमारे दोनों जो बॉडीज हैं, इन दोनों का ही मानना है कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो स्टॉक एक्सचेंजेस में जिस गति से बढ़ रहा है, उसको लेकर वे दोनों ही चिंतित हैं और उनके द्वारा लिए गए सभी कदमों का हमारे निवेशकों को स्टॉक मार्केट में उनका जो रुझान है उसको घटाने की ओर ही है। तो चलिए अब यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस महीने में अभी तक टोटल 20,360 करोड़ की नेट सेलिंग की है। इसी सप्ताह में इन्होंने एक ही दिन में 10,073 करोड़ की नेट सेलिंग करके सबको चौंका दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग की किसी को अंदेशा ही नहीं था। इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में भी एफआईआईज ने टोटल 19,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, जो उसमें भी शुक्रवार को उन्होंने 400 करोड़ की नेट बाइंग की है, यानी 4 दिनों के अंदर 19,000 करोड़ की सेलिंग, जो कि काफी बड़ी सेलिंग है। एफआईआईज जो कि एक साल में करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का माल बेचते थे, उन्होंने एक ही दिन में जब 10,000 करोड़ की सेलिंग की तो सब चौंक गए हैं। लेकिन हमारे डीआईआईज जो है वो इतनी मजबूती से खड़े हैं, उन्होंने उसी दिन में 9,000 करोड़ की बाइंग करके सारा सेलिंग को नियरली अब्सॉर्ब कर लिया और उसके बाद कंटिन्यूसली वो बाइंग में है, जिसकी वजह से मार्केट जो सोमवार को जो स्थिति थी, एकदम जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद जो शुक्रवार को हम जो मार्केट बंद हुए हैं, तो हम वो इस हफ्ते के ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी छोर पर जाकर बंद हुए हैं। तो अब यहां पर हम दूसरे एसेट क्लासेस की भी बातें कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले गोल्ड का भाव शुक्रवार को 69,850 पर बंद हुआ है, जो गत सप्ताह के मुकाबले करीब 650 रुपए चढ़कर बंद हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2,422 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि गत सप्ताह के मुकाबले $28 घटकर बंद हुआ है। कच्चा तेल भी $76 के आसपास ट्रेड कर रहा था शुक्रवार के सेशन में। 2 सप्ताह में ये कमोडिटी करीब 10% तक गिर गई है। यहां बता दें कि अगर जो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, अगर वो बढ़ता है तो इस कमोडिटी में एक उछाल जरूर देखा जा सकता है। बिटकॉइन शुक्रवार के क्लोजिंग सेशन के समय में करीब $60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस कमोडिटी में हमने एक महीने में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखी है। रुपया भी इस समय अपने ऑल टाइम लो लेवल के आसपास, यानी 83.94 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 350 अंक घटकर 24,367 यानी 24,367 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 50,484 यानी 50,484 पर यानी 865 अंक घटकर बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स भी 79,705 पर यानी 1276 पॉइंट घटकर बंद हुआ है। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। पिछले 2 हफ्तों से निफ्टी फार्मा में कुछ हम तेजी देख रहे हैं। पिछले सप्ताह ये इंडेक्स करीब 1.39% बढ़कर बंद हुआ था। वहीं इस सप्ताह फिर से ये इंडेक्स करीब 1.4% तक बढ़ा है, यानी करीब करीब सिमिलर बढ़त देखी गई 2 हफ्तों में। तो ये इंडेक्स करीब 2 हफ्तों में 2.79% तक बढ़ गया है। और उसके सामने दूसरा एक जो इंडेक्स बढ़ा है वो निफ्टी एफएमसीजी है, जो 0.67% बढ़कर हरे निशान में बंद होने वाले ये 2 ही इंडेक्स हैं इस सप्ताह में। वहीं अब घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। 2 हफ्ते में निफ्टी आईटी करीब 0.5% तक घट गया है। वहीं निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी एमएनसी, निफ्टी मेटल, ये सभी के सभी इंडेक्स 1.5 से 3% तक घटकर लाल निशान में बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जो इसमें सबसे अग्रणी और सबसे पहला नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज का, जो 2 दिन कंटिन्यूसली बढ़ा था और ये करीब करीब 26% तक बढ़ गया है इस सप्ताह में।
इसके बाद है सेरा सैनिटरी वेयर, त्रिवेणी टर्बाइन, ट्रेंट लिमिटेड, जुबिलियंट इंग्रेवा, बीकाजी फूड्स, एल्केम लैब, बीएलएस इंटरनेशनल और अवंती फीड्स। ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 9 से 16% तक की तेजी दिखाकर बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है लेमन ट्री होटल का, जो करीब 18.5% तक घटा है इसी सप्ताह में। इस बार डबल डिजिट में घटने वाले काफी सारे शेयर्स हैं। इसमें सबसे पहले है लेमन ट्री जो 18% तक घटा है, जो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद है सिरमा एसजीएस टेक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वेरॉक इंजीनियरिंग, थर्मैक्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इंजीनियर्स इंडिया, रेल विकास, गार्डन रीच शिप बिल्डर। ये सारी की सारी पीएसयू सरकारी कंपनियां हैं। सेल, श्री सीमेंट, बाटा इंडिया, बिरला कॉर्प, ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 10 से 16% तक घटे हैं इसी सप्ताह में। अब अपने आगे आने वाले सप्ताह की कुछ बात कर लेते हैं, जो 12 से 16 अगस्त तक का है। ये एक ट्रंकेटेड हफ्ता रहेगा, जिसमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के उपलक्ष्य में सारे ही मार्केट बंद रहेंगे। हमारे मार्केट्स में अभी के लिए विक्स 15 के आसपास आ गया है। ये अगर 15 के नीचे जाता है तो 10 से 15 के बीच में रहने से ये एक स्टेबिलिटी दर्शाता है मार्केट में, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 15 से 30 के बीच में अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जाता है तो ये दर्शाता है कि वॉलेटिलिटी रहने वाली है इस बाजार में, और अगर 30 के ऊपर जाता है तो ये मार्केट्स एक बार के लिए थोड़े डेंजरस लेवल्स पर आ गया है। इस हफ्ते में मूड काफी बदल गया है लोगों का। जब सोमवार को मार्केट खुला था तब मार्केट में एक डर का माहौल था, लेकिन शुक्रवार आते आते इसमें कहीं जो डर का माहौल है उसमें काफी ईज होते हुए हमने देखा है। यही माहौल हमने अमेरिका में भी देखा है, जहां पर वहां का विक्स जो इसी हफ्ते में 65 को छू गया था, 65 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो धड़ाम से गिर के इस हफ्ते करीब 20 के आसपास आ गया है। इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट्स में भी हुई है, वर्ल्ड मार्केट्स में भी हुई है। शुक्रवार को हमारे मार्केट जब खुलने वाले थे तो इंटरनेशनल क्यूज काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, संकेत काफी पॉजिटिव थे। अमेरिका ने पिछले सत्र की क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई थी। वहां पर जो लेटेस्ट वीकली जॉबलेस क्लेम्स का अनुमान आया था वो अनुमान से कम आया था। इस हफ्ते वहां पर जोरों से रिसेशन की बातें तो चल रही थी, लेकिन शुक्रवार आते आते वहां पर भी ये बातें खत्म सी हो गई है। उसके ऊपर में जापान के जो कैरी ट्रेड की जो प्रॉब्लम जो सबके जहन में थी, उसके ऊपर में जेपी मॉर्गन ने एक वक्तव्य दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 75% कैरी ट्रेड्स इस सप्ताह में खत्म हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जापान से जिन लोगों ने पैसा उठाकर वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने वो सारा का सारा पैसा, उसमें से 75% पैसा वो रिटर्न कर दिया है जापान में, जिसकी वजह से वो जो डर का जो माहौल था कैरी ट्रेड की वजह से, उसमें काफी ईज हुआ है। जिसके हमारे मार्केट्स में बाजार ओपनिंग के समय 269 पॉइंट्स की छलांग लगाकर ओपन हुए थे, लेकिन पूरे हफ्ते में 24,400 के ऊपर टिक नहीं पा रहे थे। शुक्रवार को भी यही हुआ, 24,419 का हाई लगाने के बाद वहां पर टिक नहीं पाए और फिर से 24,300 के आसपास ट्रेड करने लगे। क्लोजिंग में 24,400 के आसपास की क्लोजिंग है। निफ्टी शुक्रवार को 250 अंक, बैंक निफ्टी 327 अंक और सेंसेक्स भी 819 अंक बढ़कर तेजी के साथ बंद हुए हैं इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर। अब कुछ आईपीओ सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं यहां पर, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ शुक्रवार को लिस्ट हुआ। 76 रुपए के आईपीओ प्राइस के सामने ये 76 पे ही एकदम सपाट खुल गया। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये शायद डिस्काउंट पर ओपन होगा, लेकिन ये सपाट ओपन होने के बाद इसमें एक जो जबरदस्त तेजी आई है, जो बाइंग आई है, इससे ये शेयर शुक्रवार के सेशन में ही 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ है। ये इसका क्लोजिंग प्राइस 91 रुपीज 20 पैसे पर आया है।
सीगल इंडिया लिमिटेड का आईपीओ भी इसी हफ्ते लिस्ट हुआ था, लेकिन ये अपने आईपीओ प्राइस के सामने डिस्काउंट पर लिस्ट होने से एक बार के लिए आईपीओ के सेगमेंट में थोड़ी निराशा हुई थी इन्वेस्टरों को। लेकिन अब आगे क्या होगा? मार्केट में 12 अगस्त यानी सोमवार को जापानीज मार्केट्स बंद रहेंगे, तो हम अमेरिकन मार्केट से ही और जो क्यूज आएंगे और वो क्यूज की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट्स जो सोमवार की सुबह में हमें क्यूज मिलेंगे, हम उसी को ट्रैक करते हुए नजर आएंगे। सोमवार की शाम को ही हमारे यहां पर महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं, जिसे हम बुनाने की कोशिश करेंगे। हमारे मार्केट्स में जुलाई महीने के सीपीआई के आंकड़े जारी हो जाएंगे सोमवार को। वहीं जून के भी आईआईपी के भी आंकड़े आने वाले हैं सोमवार की शाम को ही। अब पिछले हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार आते आते जैसे पूरा सीन ही बदल गया है। हफ्ते के लो को अगर देखें तो हम 23,893 यानी 23,893 पर इस हफ्ते हमने लो देखा है, और वहीं हमने इस हफ्ते का हाई देखा है 24,419 जो शुक्रवार को देखा गया था। हमने देखा है कि 24,400 के ऊपर में एक अच्छी मुनाफा वसूली आ जाती है, तो ये अपर बैंड के आसपास ही हम जाकर ट्रेड करते हैं और फिर वहां से 23,367 के आसपास बंद किए हैं। इस हफ्ते में बुल्स और बेयर्स की कड़ी टक्कर देखी गई 23,300 और 23,400 के बीच में, और बाजार में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहां पर डीआईआईज की वजह से हम बाजार में जितनी भी जो सेलिंग आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स डाउनसाइड में काफी लिमिटेड स्कोप नजर आ रहा है। ये पिछले हफ्ते का जो भी डाउनफॉल जो शुरू हुआ था वो जापान को लेकर, निकेई को लेकर हुआ था। जापान के निकेई ने अपना पूरा जो लॉसेस है वो इस हफ्ते में पूरा उसको रिकवर कर लिया है, लेकिन हमारे मार्केट्स अभी भी 24,400 को पार करने में नाकामयाब रहे हैं। मतलब 24,400 के ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां पर हमें फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो हमारा मार्केट में अभी के लिए एक इनडिसीजन का मार्केट का मूड माहौल बना हुआ है। नीचे में हम 24,000 के आसपास में हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस मार्केट में। अगले हफ्ते हम अगर 24,400 के ऊपर में बाई चांस अगर ट्रेड करने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्केट यहां से एक अगले लेग के लिए तैयार होगा जो 24,650 के आसपास होगा। ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहीं से एक हमारा जो पिछले हफ्ते का जो डाउनफॉल शुरू हुआ था वो 24,650 से ही हुआ था, तो ये लेवल एक अच्छा अभी के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। यहां पर हम यहां पर हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अभी यही सलाह देंगे कि आप एसआईपी मोड में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे चालू रखिए, यही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छे फंडामेंटल्स वाली जो कंपनीज है उनको आप टुकड़ों टुकड़ों में हर गिरावट में आप बाय करते जाइए। तो दादा ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि मार्केट टेक्निकली आपको क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में ये हफ्ता, बट 15 ऑफ अगस्त ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे छुट्टी रहेगा, ट्रेडिंग बंद रहेगा, एक दिन ट्रेडिंग हम लोग को कम मिलेगा। वो दिमाग में रख के बातचीत शुरू कर रहा हूँ वीक टू वीक निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो पहले निफ्टी के ऊपर बात करता हूँ। मेरा बाईं तरफ है वीकली निफ्टी और दाईं तरफ है निफ्टी डेली। वीकली निफ्टी इज कंसर्न, मैं जो यूज किया हूँ आफ्टर बजट डे एंड इलेक्शन डे, राइटली इज इलेक्शन डे इज लो एंड अभी जो रिसेंट टॉप हुआ उसके बीच में एक फिबोनाची ड्रॉ किया हूं और एक 9 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा हूं। हिसाब से देखा जाए वीकली में जो फॉल आया था वो रिकवरी हुआ था फ्राइडे को, और चार्ट कुछ दिखने में ऐसा हुआ था। दैट मीन्स 23% और 9 एक्सपोनेंशियल एक जगह में है। तो ऑब्वियसली एनी क्लोजिंग बिलो टूवर्ड्स 24,141, दैट मीन्स 24,100 के नीचे क्लोजिंग बाजार का नेक्स्ट मूवमेंट थोड़ा वीकनेस दिखा सकता है या वीकनेस दिख सकता है। जब तक इसके ऊपर है एक पुल बैक रैली हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, और खास करके ये जो कैंडल बना है ये इटसेल्फ अ रिवर्सल कैंडल, बट इसके ऊपर एक कंफर्मेशन कैंडल होना जरूरी है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। द क्वेश्चन इज वीकली MACD इज कंसर्न,
वीकली एमएसीडी का जो स्लोप है उसका चेंज होना, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दिस इज द फर्स्ट वीक। ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट वीक का मोमेंटम सही रहता है तो ये मोमेंटम चेंज होकर यहाँ पर भी आ सकता है, दैट मीन्स हायर मोमेंटम बना सकता है। जब तक नहीं होता है तब तक के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली चार्ट इज कंसर्न, हम लोग यहाँ पर जो दिख रहा है चार्ट के अंदर, उसमें मैं जो ब्लू लाइन ड्रॉ किया हूँ ये 13 सिंपल है, जो कि मेरा फेवरेट है। ऊपर की तरफ 26 इन्वलप का टाइम फ्रेम लेके ऊपर 3 नीचे 3 एक्सटेंशन किया हूँ। और इसी हिसाब से देखा जाए तो जहां पर सपोर्ट लिया है और सपोर्ट होल्ड करके रखा है निफ्टी, ये काफी अहमियत एरिया हो सकता है, ये अहम एरिया हो सकता है, क्योंकि आरएसआई इज कंसर्न नियर टू 40 से घुमा है। और यहाँ पर ये कैंडल का जो इनसाइड कैंडल रहा था दो दो दिन से, उसके बाद एक नया हाई इस कैंडल के ऊपर नया हाई, थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हुआ कि एक पॉजिटिव रिवर्सल की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, बट स्टिल वी आर बिलो द 13 डीएमए। दैट्स वाई हम लोग अभी बीच में फंस चुके हैं। तो जब तक ये जगह से हम लोग उभर नहीं पाएंगे तब तक ये थोड़ा बोलना मुश्किल है। दैट्स वाई हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्या 13 डीएमए के ऊपर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है क्लोजिंग देके, या फिर से दोबारा रिविजिट कर रहा है। बट दोबारा रिविजिट और 23,880 अगर तोड़ता है तो मार्केट के लिए अच्छा सेंस नहीं होगा। तब क्या क्या सपोर्ट होगा वो तो स्लाइड शो में आप लोग देख सकते हैं या आप लोग निकाल भी सकते हैं। और कहीं अगर बाजार 13 डे में के ऊपर मेंटेन करके ऊपर जा सकता है, जाएगा, जाने का कोशिश करेगा, तब बाजार के लिए फिर एक नया हाई की तरफ जाने का उम्मीद बढ़ सकता है। तो ये था हम लोग का निफ्टी का विश्लेषण। अब चलिए हम लोग का बैंक निफ्टी का विश्लेषण में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का हालत, लाइक निफ्टी, निफ्टी में ये था व्हाइट और बैंक निफ्टी है ब्लैक। बाकी वीकली चार्ट देख के बैंक निफ्टी का स्लोप कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जो कि निफ्टी का एक स्लोप नीचे हुआ है। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमएसीडी का स्लोप किस तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का 9 एक्सपोनेंशियल का नीचे में है, हालांकि निफ्टी ऊपर में है। तो ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर विचार कर जाए तो निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस दिख रहा है, ज्यादा वीक है। और कहीं अगर बैंक निफ्टी का ये कैंडल का लो तोड़ता है, दैट मीन्स 49,659, दैट मीन्स राउंड नंबर 49,600, वो अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि इसका भी लो है 49,530। दैट मीन्स एनी डिप बिलो 49,600 create a lot of panic in the bank nifty spot. डेली चार्ट इज कंसर्न, स्टिल बैंक निफ्टी 13 डीएमए के नीचे है। कॉज ऑफ कंसर्न यही पर था, क्योंकि ये एनवलप का लोअर बैंड हिट कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट एरिया है, और एज वेल एज आरएसआई भी एक कॉन्फ्लुएंस हो गया था, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ गया था, तो वहीं से एक पुल बैक, बट स्टिल बिलो 13 डीएमए। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक जो 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा और कॉशस मोड अप्रोच करना चाहिए। कहीं अगर 13 डीएमए के ऊपर क्लाइम करके निफ्टी क्लोजिंग देता है तो ये अच्छा है फॉर द लॉन्ग ट्रेडर, फॉर द बुल ट्रेडर। और नया लो बाजार के लिए पैनिक क्रिएट कर सकता है, एज वेल एज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो ये था मेरा छोटा विश्लेषण निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर चार्ट विश्लेषण करेंगे वो तीनों स्टॉक है बीसीएल इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक एंड डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। पहले ही बोल देना चाहता हूं ये एक चार्ट विश्लेषण है और ये एक एडुकेटिव चैनल है। दैट्स वाई मैं चार्ट के ऊपर एक विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूं मेरे तरफ से। बट ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। कृपया करके आप लोग चार्ट को स्टडी कीजिए और एज ए एडुकेशनल एग्जाम्पल के हिसाब से ट्रीट कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने का पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके फिर कोई फाइनल डिसीजन में आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बीसीएल इंडस्ट्री। बीसीएल इंडस्ट्री का स्टॉक स्प्लिट होने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है। प्रीवियस जो टॉप था उसके ऊपर बार बार उसी जगह में सपोर्ट देके चल रहा है। दैट मीन्स राउंड नंबर 50 एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड ऊपर की तरफ ये एक ऐसा हालत में है कि 66 रुपया के ऊपर 66 के ऊपर क्लोजिंग ये गैप क्लोज कर सकते हैं। गैप का अंदर 66 एंड 69 के बीच में एक गैप है, तो एक गैप क्लोज हो सकता है और ये एक रेजिस्टेंस के एरिया में है अभी। तो बिटवीन द 66 एंड 69 एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। 1326 का नजदीक आना, पुल बैक करना एक पॉजिटिव संकेत तो है, बट क्या ये क्रॉसओवर होगा, इसके लिए मैं ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख रहा हूं। और एमएसीडी वीकली जिस हिसाब से नीचे से घूम घूम के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न वीकली थोड़ा सा मेरे को चार्ट के अंदर इंटरेस्टिंग चीज लगा। और खास करके ये स्टडी इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि देखिए प्रीवियस जो टॉप एरिया था जो कि कोशिश किया बार बार बहुत बार ये इसी जगह में जाने का कोशिश किया था, फाइनली टेक ऑफ किया था और उसी जगह में आके माने चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ प्रिंसिपल, जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एनी क्लोजिंग बिलो 50 वीकनेस, एनी क्लोजिंग अबव 70 अ पॉजिटिव, बिकॉज गैप क्लोज करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक एक्सिस बैंक, बोलने का कुछ है ही नहीं नाम के ऊपर। मैं एक चैनल ड्रॉ करके कोशिश किया हूं कि एक चैनल के अंदर से जाने का कोशिश कर रहा है। अभी पूरा जो रेंज है सिंस 2020 कोविड फॉल से रिट्रेसमेंट जो एरिया में आ रहा है वो एक लॉजिकल एरिया में आ रहा है और काफी सारा क्लस्टर है। एक तो यहां पर मल्टीपल वीकली सपोर्ट एरिया है, 23% एरिया है और एज वेल एज 50 एक्सपोनेंशियल वीकली के आसपास आ रहा है। आएगा कि नहीं आएगा ये तो नेक्स्ट वीक टाइमिंग, और खास करके ये फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक है। रिवर्सल कैंडल बना है, क्या ये रिवर्सल कंटिन्यूएशन कर सकता है? रिवर्सल के बाद एक कैंडल व्हाइट या अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा या कंटिन्यूएशन कैंडल नीचे की तरफ आएगा? दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट एरिया है 1120। अगर तोड़ता है तो नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिटवीन द 1100 एंड 1080, तो देखना ये चाहिए एक्सिस बैंक। बाकी नाम लेने से समझ में आ ही जाएगा आप लोग को कि ये स्टॉक का पेडिग्री क्या है। वीकली आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, आरएसआई ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरिया में आया है एज पर द आरएसआई वीकली चार्ट इज कंसर्न एंड स्टोकेस्टिक्स ओवरसोल्ड के आने का कोशिश कर रहे हैं। बट ट्रेंड इज कंसर्न, दिस इज एब्सोल्युटली डाउन ट्रेंड, दैट्स व्हाई इट्स अ पुल बैक मोमेंटम होगा कि नहीं होगा इसके लिए ये टेस्टेड होना चाहिए। तो ये एक एडुकेशन का काम आएगा क्योंकि इस सिचुएशन में क्या कोई स्टॉक पुल बैक करता है, दैट्स वाई इस स्टॉक मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रेडार में रखूंगा। नेक्स्ट डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, 2-3 बार मैं ये चैनल में बात किया हूं, कभी बंगाली में कभी हिंदी में, तो आज हिंदी में बात कर रहा हूं। काफी दिन का डेटा है, पुराना स्टॉक है, पुराना देखेंगे तो सिंस 1994 बहुत बार कोशिश किया बट स्टॉक एक्टिवली ट्रेडेड हो रहा है लेकिन कोई खास मोमेंटम या खास रिटर्न अभी तक जनरेट नहीं किया है सिंस। बट इस बार जिस हिसाब से चार्ट का प्रोग्रेस हो रहा है और पैटर्न जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, लास्ट 3 हफ्ता से चला है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच है वैल्यूएशन। नीचे रेड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्लू लाइन है, ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन, दैट मींस 87-88 जोन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बिकॉज ऑफ
price action as well as MACD weekly RSI and stochastics is concerned, तो वहां पर प्राइस थोड़ा पॉज ले सकता है. दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट डेवलपमेंट हो रहा है. तो दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को रिडार में रखूंगा, रिडार लिस्ट पे डाल के प्राइस एक्शन चेंज करूंगा. देखेंगे क्या ये प्राइस 87 में रेजिस्टेंस मिलता है ना, ये प्राइस नीचे में आके फिर 60-65 जोन में सपोर्ट ले रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग तीनों स्टॉक है, DCW, BCL इंडस्ट्री एंड एज वेल एज एक्सिस बैंक. अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में. स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा. अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं. तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू. ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा. अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है. दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल. हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं. हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स हैं जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें. वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. थैंक यू, बाय.